हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं एक और नए लेक्चर के साथ में जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रूज। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और वैसे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को पावर स्क्रूज की बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर पावर स्क्रूज को आप डेली लाइफ में देख पाते हैं। स्क्रू जैक एक पावर स्क्रू का एग्जांपल है, या फिर इस तरह का जो मशीन में मोशन होता है जिसमें आप ये इसको मूव करते हैं, ये एक पावर स्क्रू एग्जांपल है। या जो लीड स्क्रू होता है जिस पे कैरेज मूव करता है लेथ मशीन में, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर स्क्रू। सो इस लेक्चर में हम इनके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं उसको देखने वाले हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मैकेनिकल डिवाइस that is used for converting rotary motion into linear motion and transmitting power। कैसे करती है? इस पर इसके करने के लिए we have got helical translatory motion of screw threads जो कि पावर ट्रांसमिट करते हैं। क्लैंपिंग की जगह स्क्रू फास्टनर्स बेसिकली आप क्या करते हैं कि क्लैंपिंग के काम करते हैं। क्लैंपिंग की जगह यहाँ पर इसका जो पर्पस होता है दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ पावर और मोशन। एप्लीकेशंस की बात करें, लोड को रेज करना या लोअर करना, एक्यूरेट मोशन प्रोवाइड करना, एग्जांपल लीड स्क्रू ऑफ लेथ, वर्क पीस को क्लैम्प करना जिसे मशीन वाइज में करते हैं या बेंच वाइज में करते हैं, या एक स्पेसिमेन को लोड करना जैसा कि हम यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ओवरऑल डायमेंशंस कम होती हैं, मतलब ये कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है। इनको डिज़ाइन करना आसान है, कोई स्पेशलाइज्ड मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे प्रोवाइड लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज, थोड़े से एफर्ट से ज़्यादा लोड को हम रेज कर सकते हैं। ये कंट्रोल्ड और हाईली एक्यूरेट लीनियर मोशन को प्रोवाइड करते हैं मशीन टूल एप्लीकेशंस में। इनका ऑपरेशन स्मूथ होता है और नॉइसलेस होता है, ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनमें बहुत कम पार्ट्स होते हैं जिसके कारण से इसकी कॉस्ट कम होती है और रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। ड्रॉबैक्स क्या हैं? एक पावर स्क्रू की एफिशिएंसी कम होती है एज लो एज 40%, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस पावर ट्रांसमिशन के काम में नहीं ले सकते हैं मशीन टूल में, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ लीड स्क्रू। दूसरी बात, क्योंकि एफिशिएंसी कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो जो आपका स्क्रू या नट होता है उसका वियर जल्दी होता है ना। इसी कारण से जो स्क्वायर थ्रेड होते हैं उसमें जो नट होता है वो सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है, जिससे अगर वो वर्न आउट होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह से इन ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स स्प्लिट नट यूज़ होता है जो कि वियर को कंपनसेट करता है। सो वियर हम ये कह सकते हैं कि पावर स्क्रूज में एक सीरियस प्रॉब्लम है। बट डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इनके जो मेरिट्स हैं, इनके एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए दे आर वाइडली यूज्ड। एप्लीकेशन हमने बात कर ही लिया। दो तरह के एप्लीकेशन होते हैं पावर स्क्रूज के। वो एप्लीकेशंस जहाँ पर हाई एफिशिएंसी डिजायर्ड हो और दूसरे एप्लीकेशंस जहाँ पर लो एफिशिएंसी डिजायर्ड हो। जहाँ पर हाई एफिशिएंसी डिजायर्ड होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स हैं लीड स्क्रूज एंड प्रेसेस। जहाँ लो एफिशिएंसी डिजायर्ड होती है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ लॉकिंग, मतलब जहाँ पर एफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स हैं स्क्रू जैक्स, क्लैम्प्स एंड वाइसेस। ये वेरियस थ्रेड फॉर्म्स हैं। ये स्क्वायर थ्रेड फॉर्म है, ये ट्रेपेजोइडल फॉर्म है। आप देख पा रहे हैं कि ये पिच है और इसकी जो डेप्थ होती है वो पिच बाय 2 होती है। इसका जो ये इंक्लूड एंगल है वो 30 डिग्रीज का है। इसी तरह से ये एक्मी थ्रेड है,
जिसमें कि एंगल 29 डिग्री का है, या फिर बट्रेस थ्रेड्स हैं। इन सब फॉर्म्स में से कोई सा भी फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग पावर। ये वेरियस टर्म्स की बात करें, पिच जो होता है दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सिमिलर पॉइंट्स की डिस्टेंस होती है, उसको पिच बोलते हैं। एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको लीड बोलते हैं। जिस सिलेंडर पर उसको बनाया गया है उसे बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। जो सबसे कम डायमीटर है उसे बोलते हैं को डायमीटर, और ये जो इसका एंगल है उसे बोलते हैं हेलिक्स एंगल। ये सिंपल सा ज्योमेट्री से वी कैन डिराइव दिस रिलेशन दैट को डायमीटर इज नथिंग बट डी माइनस पी फॉर स्क्वायर थ्रेड्स। इसी तरह जो मीन डायमीटर है वो है डी माइनस 0.5 इंटू पी। तो कभी न्यूमेरिकल्स में इनकी हमको जरूरत पड़ती है तो हमको ये रिलेशंस यूज़ करने चाहिए। डी एम इज़ बेसिकली नॉमिनल डायमीटर और को डायमीटर का मीन। कई बार हम मल्टीपल थ्रेड्स भी यूज़ करते हैं, है ना, जहाँ पर हमको हाई ट्रेवलिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है। तो इनको मल्टीपल स्क्रू थ्रेड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स एक साथ में चलते हैं, है ना। इसको हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे आपने एक पेंसिल पे दो थ्रेड्स एक साथ में या तीन थ्रेड्स एक साथ में वाउंड किया गया है, हाँ, कलर्ड स्ट्रिंग्स के को वाउंड किया गया है। तो ये देख पा रहे हैं हम, इसमें ये सिंगल थ्रेडेड स्क्रू है, ये डबल थ्रेड स्क्रू है और ये थ्री थ्रेड स्क्रू है। तीनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो लीड होगा वो इक्वल टू पिच होगा, यहाँ पर जो लीड होगा वो इक्वल टू 2 इंटू पिच होगा, और यहाँ पर जो लीड होगा वो 3 इंटू पिच होगा। मतलब लीड इज़ बेसिकली नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच। तो जहाँ आपको ज़्यादा ट्रेवलिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हम मल्टीपल थ्रेड स्क्रू यूज़ करते हैं। ये एक एनिमेशन की वजह से समझाया गया है कि सिंगल स्टार्ट में कितना ट्रेवल कर रहा है, डबल स्टार्ट में और फोर स्टार्ट में। और स्टार्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रिंग्स यूज़ किए हुए हैं। सो मेन एडवांटेज क्या है मल्टीपल थ्रेड स्क्रूज का, कि ट्रेवलिंग स्पीड बढ़ जाती है, आपकी लीड बढ़ जाती है। मल्टीपल थ्रेड के एडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं। लार्ज एक्सेल मोशन प्रोवाइड करता है पर रिवोल्यूशन ऑफ स्क्रू, जिससे आपके स्लाइडिंग मेंबर की ट्रेवलिंग स्पीड बढ़ जाती है। डबल थ्रेड स्क्रू की ट्रेवलिंग स्पीड दुगनी होगी सिंगल थ्रेड स्क्रू के। जो मल्टीपल थ्रेड स्क्रू होता है उसकी एफिशिएंसी सिंगल थ्रेड स्क्रू से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका हेलिक्स एंगल बढ़ जाता है। ड्रॉबैक्स क्या हैं? जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल थ्रेडेड स्क्रू, इसलिए द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ पर्टिकुलर लोड और अप्लाई पर्टिकुलर फोर्स इज मोर इन केस ऑफ मल्टीपल थ्रेड स्क्रू एज कंपेयर टू सिंगल थ्रेड स्क्रू. It is also likely that the self-locking property may be lost in multi-threaded screw. ये सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको अब लेक्चर के थोड़े पार्ट में थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि लोड को लोअर करने के समय काम आती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट व्हेन वी यूज़ मल्टीपल थ्रेडेड स्क्रू, और ये कंडीशन स्क्रू जैक में खतरनाक हो सकती है, तो हम वहाँ पर कभी भी मल्टीपल थ्रेड स्क्रू यूज़ नहीं करते हैं। ये एक टेबल है जो कि डिनोट कर रही है किस तरह से हम पावर स्क्रू थ्रेड्स को डिजिग्नेट करते हैं। अगर ये SQ13-6 लिखा है मतलब स्क्वायर थ्रेड स्क्रू है, मतलब थ्रेड फॉर्म स्क्वायर है, 30 नॉमिनल डायमीटर है और 6 उसकी पिच है 6 mm। TR मतलब ट्रेपेजोनल थ्रेड्स है, 40 उसकी नॉमिनल डायमीटर है, 7 उसकी पिच है। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है और ब्रैकेट में P7 लिखा हुआ है और बाहर 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 14 इसकी लीड है ना, मतलब ये डबल स्टार्ट है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और एडिशनल हो गई कि जो थ्रेड है वो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है। पावर स्क्रू में अगर हम उसके एक रोटेशन को पूरा खोल दें, जो थ्रेड फॉर्म है उसको खोल दें, तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसका ये एंगल होगा अल्फ़ा, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये होगी इक्वल टू लीड के बराबर, और जो इसका बेस होगा वो होगा सर्कमफ्रेंस विच इज़ पाई इंटू डी एम। तो इस ट्राइंगल से हम कह सकते हैं टेन अल्फ़ा इज़ एल अपॉन पाई डी एम। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आगे हमारी कैलकुलेशंस में काम आएगा।
ये फॉर्मूले हैं कुछ जो कि हमको यूज़ करने होते हैं जब हम निकालते हैं कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा अगर हमको लोड को लिफ्ट करना हो। तो ये फॉर्मूले हमने पिछली पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, यहाँ हम इनका यूज़ करेंगे सिर्फ। तो हम जानते हैं कि जब हम लोड को रेस करते हैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, तो जो एफर्ट रिक्वायर्ड होता है वो होता है W इंटू 10 फाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा है हेलिक्स एंगल और फाई है फ्रिक्शन एंगल, है ना। मतलब फाई कैसे निकालेंगे, 10 फाई जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू। 10 फाई इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट से वी कैन फाइंड फ्रिक्शन एंगल। ये अगर एफर्ट है तो जो लोड जो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा P इंटू मतलब फोर्स इंटू रेडियस, तो P इंटू डी एम बाई टू, है ना। तो P की वैल्यू रख दी इधर, तो ये आ जाएगा आपका एम टी इज डब्ल्यू डी एम बाई टू 10 फाइव प्लस अल्फा। दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग अ लोड अलोंग एन इंक्लाइंड सरफेस। लोडिंग द लोड के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू डी एम बाई टू 10 फाइव माइनस अल्फा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ गई सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। हम जानते हैं कि जब लोड को लोअर करना हो तो एम टी हमने अभी जस्ट निकाला है, वो है W इंटू डी एम बाई टू 10 फाइव माइनस अल्फा। एक कंडीशन जिसमें कि आपका फाई जो है वो अगर अल्फ़ा से कम होता है तो हमेशा टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको लोड को लोअर करने के लिए किसी टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से ही लोड को लोअर कर देगा, विच इज़ अ डेंजरस कंडीशन, है ना। तो द लोड इटसेल्फ विल बिगन टू टर्न द स्क्रू एंड डिसेंड डाउन अनलेस अ रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज अप्लाइड। इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरहॉलिंग ऑफ स्क्रू। ये कब होती है, जब आपका फ्रिक्शन एंगल हेलिक्स एंगल से कम होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूजफुल इन स्क्रू जैक एप्लीकेशन। हम कभी नहीं चाहेंगे स्क्रू जैक में अपने आप से वो नीचे आ जाए, मतलब ओवरऑलिंग स्क्रू हम कभी नहीं चाहेंगे। अगर आपका फाई जो है फ्रिक्शन एंगल वो ज़्यादा है हेलिक्स एंगल से या बराबर भी है तो आपको पॉजिटिव टॉर्क रिक्वायर्ड होगा लोअर करने के लिए। और इस कंडीशन में जो लोड है दैट विल नॉट टर्न द स्क्रू एंड विल नॉट डिसेंड ऑन इट्स ओन अनलेस एन एफर्ट P इज रिक्वायर्ड। इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग, है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग। अ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू विल होल्ड द लोड इन प्लेस विदाउट अ ब्रेक, मतलब अपने आप से ब्रेक लगा हुआ है। A screw will be self-locking if the friction coefficient is equal to or greater than the tangent of the helix angle। क्योंकि हमने भी देखा फाई क्या है, 10 फाई इज म्यू के बराबर है ना। तो दोनों तरफ अगर 10 कर दें तो 10 फाई तो म्यू हो गया, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द टेंजेंट ऑफ हेलिक्स एंगल, तब आपका जो स्क्रू होगा दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। ये कुछ फीचर्स हैं इसके। सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू इज नॉट पॉसिबल व्हेन द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज लो। तो हमें हमेशा फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा चाहिए होता है। द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द स्क्रू एंड द नट इज रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन जो होता है वो म्यू को कम कर देता है ना। तो एक्सेसिव लुब्रिकेशन जो होता है उसके कारण से क्या होगा, लोड अपने आप से डिसेंड डाउन कर जाएगा। तो सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्रू इज लॉस्ट व्हेन द लीड इज लार्ज। अब देखिएगा यहाँ पर हम जानते हैं कि फाई क्या है, फाई शुड बी मोर देन अल्फा फॉर अ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 फाई इज मोर देन 10 अल्फा, म्यू इज मोर देन एल अपॉन पाई डी एम। तो इधर देखिएगा बहुत सिंपल सा है कि अगर एल ज़्यादा होगा तो ये आप क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। और लीड ज़्यादा कब होती है, जब आप नंबर ऑफ स्टार्ट बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन है कि सिंगल थ्रेड स्क्रू इज बेटर देन मल्टीपल थ्रेड स्क्रू फ्रॉम द सेल्फ लॉकिंग कंसिडरेशन। जब आपको सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी चाहिए होती है तब आप हमेशा सिंगल थ्रेड स्क्रू यूज़ करेंगे, मल्टीपल थ्रेड स्क्रू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड स्क्रू में लीड बढ़ जाएगी। जब लीड बढ़ेगी तो आपका अल्फ़ा या 10 अल्फ़ा बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्क्रू जैक होते हैं उनमें हमेशा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होते हैं, कभी भी हम मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड यूज़ नहीं करते हैं।
नाउ वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू। हम जानते हैं कि कितना वर्क इनपुट दिया हमने वर्क इनपुट दिया फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज W इंटू एल, और कितना इनपुट हुआ आपको एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज P इंटू पाई डी एम। तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क आउटपुट अपर वर्क इनपुट WL upon P by dm, that is W upon P tan alpha is the efficiency of square threaded screw। अगर हम वैल्यू रख दें P की तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका 10 अल्फा अपॉन 10 5 प्लस अल्फा। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। सो जो स्क्वायर थ्रेड स्क्रू है उसकी एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू, लीड ऑफ द स्क्रू एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सो अबव एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि ये जो आपका फ्रिक्शनल लॉसेस एट द कॉन्टेंट सरफेस, मतलब थ्रेड्स के अक्रॉस जो फ्रिक्शन लॉस है सिर्फ उनको कंसिडर कर रहा है, आपके कॉलर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा है। उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आगे की स्लाइड्स में देखेंगे हम। ये ग्राफ है बिटवीन हेलिक्स एंगल एंड द एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्वायर थ्रेड स्क्रू इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगी जब आपका अल्फा जो होगा वो होगा 45 माइनस 5/2 डिग्रीज, है ना। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू थ्रेड्स अगर हम अल्फा की वैल्यू रख दें 45 माइनस 5/2 तो फॉर्मूला जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। तो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रिक्शन एंगल और फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सेल्फ लकिंग स्क्रू की एफिशिएंसी की बात करें, हमने अभी देखा था कि स्क्वायर थ्रेड स्क्रू की एफिशिएंसी थी 10 अल्फा अपॉन 10 5 प्लस अल्फा। एक सेल्फ लॉकिंग स्क्रू के लिए फाई जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा अल्फा से, तो लिमिटिंग वैल्यू में क्या हो सकता है फाई बराबर हो अल्फा के, ये रख दिया हमने। तो क्या मिला आपको इन द वेब एक्सप्रेशन हमने जब पुट किया तो ईटा जो है वो होगा लेस देन 1/2 माइनस 10 स्क्वायर 5 अपॉन 2। मतलब किसी भी कंडीशन में एक सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा नहीं होगी, 50% से कम ही होगी, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट एफिशिएंसी ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज ऑलवेज लेस देन 50%, तो आपको ये वाला डेरिवेशन उसमें करके दिखाना है। अगर हम बात करें स्क्वायर थ्रेड के अलावा ट्रेपेजोइडल या एक्मे थ्रेड की, तो वो सारे फॉर्मूले जो हमने यूज़ किए हैं वो ऐसे कैसे काम आ जाएंगे, बस हमको क्या करना है म्यू को रिप्लेस करना है म्यू सेक थीटा से, है ना। तो वही फॉर्मूले जो स्क्वायर थ्रेड वाले फॉर्मूले हैं उनमें अगर हम म्यू को म्यू सेक थीटा से रिप्लेस करेंगे तो वी कैन गेट एफर्ट फॉर लिफ्टिंग लोड और एफर्ट फॉर लोअरिंग लोड, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। बात करते हैं कॉलर फ्रिक्शन की। हमने देखा कि जब हम लोड को रेस करते हैं तो कप तो स्टेशनरी रहता है ना, लेकिन जो कॉलर है जो कि स्क्रू के इंटीग्रल होती है वो रोटेट करती है जब आप लोड को रेज या लोअर कर रहे हैं। सो हमेशा एक रिलेटिव मोशन तो होगा ही होगा, है ना, जो कि एनुलर सरफेस कौन कौन सी DI टू DO, मतलब आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर के बीच में है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं DO से DI के बीच में जो ये कॉलर फ्रिक्शन है इसको भी आपको किसी किसी केस में कंसिडर करना पड़ सकता है। सो जो रिलेटिव मोशन होता है वो आपको कॉलर फ्रिक्शन को क्रिएट करता है। सो हमको जो टॉर्क रिक्वायर्ड निकालना है टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि देयर आर टू थ्योरीज, वन इज अनदर इज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो करना ये है कि जो टोटल टॉर्क हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो फ्रिक्शनल, जो आपने थ्रेड्स के अक्रॉस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लिया है पिछले स्लाइड्स में, और जो ये वाला लिया है इसको आपको प्लस करना पड़ेगा, है ना।
अगर आपको कॉलम फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, कॉलम फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम कप और स्क्रू को रिप्लेस कर देते हैं थ्रस्ट बॉल बेयरिंग से। उससे क्या होता है कि आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन और आपका फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो अगर हमको कॉलम फ्रिक्शन भी कंसिडर करना है तो टोटल टॉर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा एम टी प्लस एम टी सी। ये एम टी तो जो थ्रेड्स के अक्रॉस था और ये जो एम टी सी है ये आपका कॉलम फ्रिक्शन का है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो हो जाएगी W इंटू एल। पहले हम कर रहे थे सिर्फ M इंटू 2 पाई, अब हो जाएगा एम टी टोटल इंटू 2 पाई। सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज WL अपॉन 2 पाई MT टोटल। अगर हमको स्क्रू और नट डिज़ाइन करना है पावर स्क्रू के लिए तो कैसे डिज़ाइन करेंगे इस स्लाइड में सीखते हैं हम जानते हैं पावर स्क्रू में 3 कंपोनेंट होंगे, एक होगा स्क्रू, एक होगा नट और एक होगा फ्रेम। जो मटेरियल है स्क्रू थ्रेड पावर स्क्रू का, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो स्ट्रेसेस को विथस्टैंड कर सके जो कि आने वाली हैं उस पर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड एंड टॉर्क अप्लाइड। उसकी वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए एंड इट शुड हैव गुड मशीनिंग। ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज इज़ आइडियल मटेरियल फॉर नट। इसी तरह जो फ्रेम होता है वो हम बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन की FG200 फॉर द सिंपल रीज़न दैट कास्ट आयरन इज़ चीप, इट कैन बी गिवन एनी कॉम्प्लेक्स शेप और उसका मशीनबिलिटी अच्छी होती है एंड इट हैज़ हाई कंप्रेसिव। जो बॉडी ऑफ स्क्रू है उस पर लगेगा एक एक्सेल फोर्स W और टॉर्शनल मोमेंट MT। यहाँ देख पा रहे हैं ये इस पे फोर्स लग रहा है W और टॉर्शनल मोमेंट MT टोटल। ये जो W फोर्स है इसके कारण से इसमें आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। कैसे निकालेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज सिंपली लोड अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, अक्रॉस द कोर डायमीटर। इससे टॉर्शनल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है T/J=2/R से जो टाउ हो जाएगा वो जाएगा 16 MT टोटल अपॉन पाई DC क्यूब। अगर हमको कॉलम फ्रिक्शन इग्नोर करना है तो इसमें सिर्फ हम जो थ्रेड्स के क्रॉस फ्रिक्शन के कारण से जो आपका टॉर्क आया है उसको कंसिडर करेंगे। एक आपके पास में सिग्मा है, एक टाउ है, तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। टाउ मैक्स इज यूजिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूजिंग दिस फॉर्म। जो थ्रेड्स होते हैं जो कि स्क्रू के साथ एंगेज हो रहे हैं उन पर लगता है ट्रांसफर शियर स्ट्रेस, है ना। सो द स्क्रू विल टेंड टू शियर ऑफ द थ्रेड्स एट द कोर डायमीटर अंडर द एक्शन ऑफ लोड W। अब शियर एरिया कितना हो जाएगा, शियर एरिया हो जाएगा पाई DC तो सर्कमफ्रेंस हो गई और T थ्रेड की थिकनेस। सो ट्रांसफर शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर शियर स्ट्रेस इज अक्रॉस द थ्रेड्स इज लोड अपॉन एरिया पाई DC T और ये Z है नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट। कितने थ्रेड्स नट के समय एंगेजमेंट में हैं उनका नंबर Z और T है आपकी थ्रेड थिकनेस एट द कोर। द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस इन द नट आर डिटरमाइन द सिमिलर वे। अभी हमने निकाला था स्क्रू के लिए, अभी हो जाएगी नट के लिए। द थ्रेड ऑफ द नट विल टेंड टू शियर ओवर द नॉमिनल डायमीटर, सो टाउ n इज ऑल्सो W अपॉन पाई DTZ। यहाँ पर जो आपका Z है वो है थ्रेड थिकनेस, Z है नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट। बियरिंग प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्क्रू और नट में। क्या रोल होता है इसका, द बियरिंग एरिया बिटवीन द स्क्रू एंड नट कितना हो जाएगा एक थ्रेड के लिए, पाई/4 D इज नॉमिनल डायमीटर, DC इज योर कोर डायमीटर। सो बियरिंग प्रेशर इज लोड अपॉन एरिया इनटू ये Z जो है वो नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट। परमिसिबल बियरिंग प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, आपके स्क्रू का मटेरियल क्या है और उसकी ये कुछ कॉमन मटेरियल्स के लिए बियरिंग प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पावर स्क्रूज में जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल एंड कंपाउंड स्क्रूज। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है हमको ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हमको स्क्रू का बहुत स्लो एडवांसमेंट चाहिए होता है, बहुत फाइन मूवमेंट चाहिए होता है, जबकि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमको फास्ट मूवमेंट डिजायर्ड होता है। तो ये सब हम अचीव करने के लिए
हम डिफरेंशियल और कंपाउंड स्क्रूज यूज़ करते हैं। अगर हमको स्मॉल एडवांसमेंट चाहिए तो उसका एक तरीका है कि हम पिच को कम कर दें, लेकिन पिच कम करने से क्या हो जाएगा, थ्रेड्स वीक हो जाएंगे। अगर हमको रैपिड मूवमेंट चाहिए होता है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेडेड स्क्रू, लेकिन उनको यूज़ करेंगे तो आपकी सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, वी कैन नॉट मेक पिच वेरी लो, वी कैन नॉट मेक पिच वेरी हाई और लीड वेरी हाई। सो उस केस में द कॉन्सेप्ट ऑफ differential and compound screw is very useful. Differential screw क्या होता है? It is defined as a mechanical device consisting of two screws in series which are arranged in such a way that the resultant motion is the difference of individual motion of two screws. दोनों screws का जो individual motion है उसका जो difference होगा वो resultant motion होगा पूरे differential screw का। से आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर एक दो स्क्रूज इन सीरीज में लगे हुए हैं, इसकी पिच 3 mm है, इसकी पिच 4 mm है, तो इसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1 mm। ये इसका एनिमेशन है जिसमें आप देख पा रहे हैं जो रिजल्टेंट मोशन है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन जो नट है उसका दैट इज इक्वल टू 1 mm। कंपाउंड स्क्रू में उल्टा होगा, कंपाउंड स्क्रू में उसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल मोशन का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पर अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो दूसरे पर हम राइट हैंड थ्रेड यूज़ करेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो जाएगा P4 और इसकी P3 7 mm के बराबर। कई बार क्या होता है कि जो स्क्रू और नट के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए हम रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रूज यूज़ करते हैं। रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रू में क्या होता है, एक बॉल्स जो होती हैं वो मतलब आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं विद द यूज़ ऑफ बॉल्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो उसमें क्या होता है कि एक एंड पर ये बॉल को इकट्ठा करते हैं और फिर वापस से हम इसको रीसेपरेट कर देते हैं, इससे आपका फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ये बहुत कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट है आज कई मशीनों में जिसे हम रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रूज बोलते हैं। एडवांटेज क्या है, जो कन्वेंशनल पावर स्क्रू है उसकी एफिशिएंसी है 40%, लेकिन जो आपका रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रू है उसकी एफिशिएंसी कैन बी एज हाई एज 90%। इसमें जो स्टिक स्लिप, कई बार क्या होता है कि स्क्रू और नट ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, वो जो फिनोमिना है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, वियर कम हो जाता है ड्यू टू यूज़ ऑफ रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रू। और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है तो इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर द सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रू इज मोर कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट देन कन्वेंशनल स्क्रू जैक्स। थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पावर स्क्रू। Reciprocating ball screws are usually overhauling due to low friction. Therefore, a separate brake is required to hold the load in place. Otherwise क्या होगा, ओवरऑलिंग है मतलब अपने आप से वो अपने विदाउट एनी टॉर्क इट विल ट्राई टू कम डाउन डिसेंड ऑन इट्स ओन, है ना। रीसेपरेटिंग बॉल स्क्रूज में बहुत हाई डिग्री की क्लीननेस रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल स्क्रूज, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, बॉल्स के बीच में जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाएगा तो वो उसको स्क्रैच मार देगा। थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट प्रोवाइड की जाती है बिटवीन बॉल्स एंड ग्रूव्स फॉर satisfactory operations, whereas in conventional power screws we can lubricate them easily with the help of grease. ये हमने आज के एक लेक्चर में पावर स्क्रूज से कुछ बेसिक्स देखे, थ्रेड फॉर्म्स देखे, सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, ओवरऑलिंग क्या होता है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सेल्फ लॉकिंग को प्रमोट करते हैं या ओवरऑलिंग को प्रमोट करते हैं, ये हमने चीज़ें देखी। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर अब लेंगे हम उसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।